हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। और ये है हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ का सेकंड पार्ट, यूनिट 1 के हमारे क्विक रिवीजन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंप्लीट, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, और आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम, उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसके हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, सॉल्व एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन, कि आपका सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और आगे चल के हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें क्या करना है? एक इक्वेशंस का सिस्टम कंसिडर करना है। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हो गई। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये कितनी भी हो सकती हैं। हमने यहाँ पर तीन कंसिडर की हैं, 2 3 4 5, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तीन इक्वेशंस हैं और इसमें तीन हमारे अननोन्स हैं। अननोन्स का मतलब जो हमारी वेरिएबल्स हैं, यानी कि x, y और z। ये जो आपके a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3, ये सब हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन में जो अननोन्स है वो क्या है? x, y और z। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि ये जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x, y और z का वैल्यू निकालना है। क्या मतलब है इसका? देखो, हमने बचपन में 11th क्लास में, 12th क्लास में, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2, हम क्या करते हैं? इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं या फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। इन दोनों मेथड्स की हेल्प से हमारा एम क्या होता है? हमारा एम होता है एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब हमारा जो सिस्टम है ये बड़ा हो गया, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2, 4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0। तीन इक्वेशंस हैं। ठीक है, जो हमने अभी पीछे हमारी रिप्रेजेंटेशन देखी थी, a1 a2 a3 कॉन्स्टेंट्स, b1 b2 b3 कॉन्स्टेंट, c1 c2 c3 कॉन्स्टेंट, d1 d2 d3, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन होंगी। हमें फाइंड क्या करना है? हमें x, y और z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब यही काम हम इन दो इक्वेशंस में करते थे, तब तो हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते थे आराम से। लेकिन तीन इक्वेशन में हम ये मेथड नहीं लगा पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब हमारे पास दो से ज्यादा इक्वेशन हो और दो से ज्यादा अननोन वेरिएबल हो, भाई इक्वेशन भी ज्यादा हो गई, वेरिएबल भी तीन है, x, y और z की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हमें सॉल्व करना हो तब हम यूज करते हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो, क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इट इज ऑब्वियस कि हमें मैट्रिक्स का ही कुछ यूज करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे मैट्रिक्स नोटेशन में। क्या किया हमने? ये जितने भी हमारे एलएचएस में कॉन्स्टेंट्स थे, इनका एक मैट्रिक्स बना दिया। जितने भी हमारे अननोन्स थे, इनका एक कॉलम मैट्रिक्स बना दिया। और राइट साइड में जो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स थे, इनका हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। अब चाहे तो इनका मल्टीप्लाई करके देख लो। हम जब इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से ये मिल जाएगा, और जब इसको इक्वल रखेंगे तो वापस से ये मिल जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया? ए। इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया एक्स, और इसको हमने नाम दिया बी। तो ये हमारा इक्वेशंस का मैट्रिक्स नोटेशन रिप्रेजेंटेशन कैसा आ गया? ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ पे ए मेरा क्या है? ए एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है अननोन्स का। कॉलम मैट्रिक्स क्या बताया? जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तो जो हमारे अननोन्स है, यानी कि एक्स वाई जेड, ये एक्स है उनका कॉलम मैट्रिक्स, और बी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ दी कॉन्स्टेंट्स। d1 d2 d3 कॉन्स्टेंट्स होंगे ना, ये हमारा कॉन्स्टेंट्स का कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अभी पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो कि होता क्या है, किस किस तरीके से चीजें करनी होती हैं। उसके बाद जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब ये चीजें हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखो होता क्या है। जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स का, कॉन्स्टेंट्स का जो कॉलम मैट्रिक्स है, अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, अगर वो सारे ही एलिमेंट जीरो हो जाए, तो मेरा बी पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो यानी कि जो ए एक्स इज इक्वल टू बी था, वो एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो अगर मेरा बी पूरा का पूरा जीरो हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। जो मेरी लीनियर इक्वेशंस है वो कैसी हो गई? वो होमोजीनियस हो गई। यानी कि अगर मेरा आरएचएस में पूरा का पूरा जीरो हो जाए तो वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होंगी। ठीक है, केस 2 क्या है कि अगर ये जो मेरा d1 d2 d3 है, उसमें से कोई एक भी नॉन जीरो हुआ, या तो d1 या d2 या d3, यानी कि b मेरा नॉन जीरो होना चाहिए। d1 d2 d3 में से अगर कोई एक भी नॉन जीरो हो गया तो मेरा ax इज इक्वल टू b ही रह जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? हमें करना क्या है कि सॉल्विंग दी मैट्रिक्स ax इज इक्वल टू b मीन्स फाइंडिंग x, दैट इज फाइंडिंग कॉलम मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा सच दैट x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। इसको हमने इससे रिप्रेजेंट कर लिया, यानी कि मुझे इन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, जो कुछ किस तरीके से आ जाएगी? x की वैल्यू अल्फा आ जाएगी, y की बीटा आ जाएगी और z की गामा आ जाएगी। ठीक है, द मैट्रिक्स इक्वेशन ax इज इक्वल टू b नीड नॉट ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन।
ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो Ax इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है उसका हमेशा ही कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। हो सकता है उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है उसका यूनिक सोल्यूशन और हो सकता है कि उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो। यूनिक सोल्यूशन यानी कि एक सोल्यूशन, इनफाइनाइट यानी कि बहुत सारे, और नो सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जितने भी टर्म्स मैं यूज कर रही हूं इन सबको हम आगे डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सोल्यूशन। अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसका सोल्यूशन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसका सोल्यूशन है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इन शॉर्ट देखो, शॉर्ट में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पता करना होता है लीनियर इक्वेशन है कैसी। लीनियर इक्वेशन या तो होमोजीनियस होगी या फिर नॉन होमोजीनियस होगी। अगर Ax इज इक्वल टू 0 की फॉर्म बन रही है तो वो होमोजीनियस होगी, अगर Ax इज इक्वल टू b की फॉर्म बन रही है तो वो नॉन होमोजीनियस होगी। हमें लीनियर इक्वेशन पता लग गई। नेक्स्ट बैकवर्ड आओ, अब क्या चाहिए हमें, सिस्टम मुझे पता करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब कि जिसका सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इनकंसिस्टेंट मतलब कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब सोल्यूशन सिस्टम पता लग गया, कंसिस्टेंट है यानी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इनकंसिस्टेंट है यानी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब नो सोल्यूशन है यानी कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, और अगर कंसिस्टेंट सिस्टम आ गया तो पता करना है कि यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें हैं एक के अंदर एक, पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बहुत इजीली आराम से सब कुछ हो जाएगा। देखो जरा, देखो जब भी हमें इक्वेशंस गिवन होंगी, फॉर एग्जांपल 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2 प्लस z इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। सबसे पहला टास्क क्या है, ये जो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें मुझे पता करना है कि ये होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है। तो उसके लिए मुझे b को चेक करना है। b यानी कि d1 d2 d3 कितना है ये 0 1 0, तो क्या ये 0 है या फिर नॉन जीरो है। मुझे एक नॉन जीरो मिल रहा है ना, d2 मेरा नॉन जीरो है, इसका मतलब ये ax इज इक्वल टू b टाइप का बनेगा। तो ये सिस्टम, ये इक्वेशंस कैसी हो गई, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। ठीक है, अगर मेरा ये भी जीरो हो जाता तो हम इसको क्या कहते हैं, तो ये मेरा बन जाता है ax इज इक्वल टू 0 की फॉर्म का, यानी कि अब ये इक्वेशंस कैसी हो जाती, अब ये इक्वेशंस हमारी हो जाती होमोजीनियस इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता करना है। उसके मेथड्स हम आगे सीखेंगे कि जब हमें लीनियर इक्वेशन पता लग जाए कि वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है तो रैंक का यूज करके हम पता करते हैं कि जो मेरा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, और उसी रैंक के बेसिस पे हम पता करते हैं कि जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन मिलेगा या यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए रैंक का टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छे से करने आने चाहिए, एक्लॉन फॉर्म आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपने ये सभी टॉपिक्स बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़े हैं और आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको कोई भी डाउट आएगा ही नहीं, बहुत आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मेरा सिस्टम नॉन होमोजीनियस है तो उस केस में हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे पता करते हैं और सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो कैसे पता करते हैं। देखो, सोल्यूशन निकालने के लिए हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सबसे पहले देखते हैं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता क्या है। The matrix representation of the given system will be written as ax is equal to b। ये हमने कल सीखा था कि अगर कोई भी मुझे सिस्टम दिया हुआ है इक्वेशंस का तो उसको हम मैट्रिक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर a is the कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये a कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है, b कॉलम मैट्रिक्स होता है कॉन्स्टेंट्स का जो हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होगा a और b, ए और बी को जब हम एक ही मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे जिसमें कि ए बी को हम एक सेपरेटेड डॉटेड लाइन से सेपरेट कर देंगे, यानी कि द मैट्रिक्स ए बी इन विच द एलिमेंट्स ऑफ ए बी आर रिटन साइड बाय साइड इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थ्रू आउट यूज होगा पूरे के पूरे टॉपिक में, इसी से ही क्वेश्चन की शुरुआत होगी। तो इसको अच्छे से समझ लो कि जब हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को साइड बाय साइड लिख देंगे एक ही मैट्रिक्स में और एक डॉटेड लाइन से उसको सेपरेट कर देंगे तब हम उसको बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई सिस्टम गिवन था, उसमें मेरा ये बन रहा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, और ये बी मेरा बन रहा है कॉन्स्टेंट्स का कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर मुझे चाहिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये ए ये बी और ये हो गया सेपरेटेड बाय द डॉटेड लाइंस। ठीक है, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाद अब आगे किस तरीके से हमें प्रोसीजर को करना है वो देखो। देखो, कुछ नहीं देखना, इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लो। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस में मजा आ जाएगा करने में, कभी परेशान नहीं होगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। ठीक है, हम इस चार्ट को अच्छे से समझते हैं। मुझे क्या पता लग गया सबसे पहले कि जो मेरा सिस्टम है वो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का है, यानी कि ax इज इक्वल टू b होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लो ए बी। ठीक है, मुझे क्या करना है, ए की रैंक निकालनी है, रैंक ए निकालो। ऑगमेंटेड ए बी की रैंक निकालनी है, रैंक ए बी निकालो। अभी हम आगे सीखेंगे जब ऑगमेंटेड ए बी की रैंक निकालेंगे तो मेरी ए की रैंक ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। रैंक हमने निकालना सीखा है, एक्लॉन फॉर्म मेथड का यूज करेंगे, है ना, कि जो डायगोनल एंट्रीज है उनको नॉन जीरो बनाएंगे, जो उसके नीचे की एंट्री है उनको जीरो बनाएंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखेंगे और उसके बाद रैंक को निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, अगर मेरा रैंक ए, पहले ये देखो, अगर मेरा रैंक ए और रैंक ऑगमेंटेड ए बी
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और ए का रैंक अगर मेरा इक्वल नहीं आया तो यहां पे हमारा सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, नो सोल्यूशन। सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मेरा जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, किस्सा खत्म। सबसे पहले क्या चेक किया, इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस के बाद ऑगमेंटेड बना लिया, ऑगमेंटेड बनाने के बाद रैंक निकाल लिया। अगर रैंक ए इक्वल नहीं आया ए बी के रैंक के तो हमारा यहीं पे सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन आ गई तो यहाँ नो सोल्यूशन मिल जाएगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और मेरा सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो था अगर अनइक्वल आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल ये दोनों जो रैंक है वो मेरी इक्वल आ गई, ठीक है। अगर ये दोनों रैंक इक्वल आ गई तो इसका मतलब मेरा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया और यानी कि कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। अब कंसिस्टेंट तो हो गया, कंसिस्टेंट होने में दो कंडीशन आती हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा यानी कि एक वैल्यू एक्स की मिलेगी, एक वैल्यू वाई की मिलेगी और एक वैल्यू जेड की मिलेगी, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे यानी कि एक्स वाई जेड की एक से ज्यादा वैल्यूज मिल जाएंगी। वो कैसे पता लगेगा, देखो जरा, देखो सिंपल सा मेथड है, रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी आ चुका था, ठीक है। एन मेरा क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, यानी कि कितनी वैल्यूज फाइंड करनी है, कितने अननोन्स गिवन है। अगर ये जो मेरी इक्वल रैंक आई ये इस एन के इक्वल आ गई तो मुझे मिल जाएगा यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और अगर ये जो मेरी रैंक है ये लेस देन एन आ गई तो मुझे मिल जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। अभी क्वेश्चन करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार और समझना है, एक बार और समझ लो क्या बोला है। सबसे पहले तो पता कर लो कि जो सिस्टम है वो मेरा नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का है, यानी कि मेरा ax इज इक्वल टू बी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा टास्क है रैंक निकालनी है ए की और रैंक निकालनी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की, ठीक है। अब अगर मेरी ये दोनों रैंक अनइक्वल आ गई तो मेरा सिस्टम सीधा सीधा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सोल्यूशन, सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरी ये रैंक्स आ गई इक्वल, सोल्यूशन एग्जिस्ट भी कर जाएगा और कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब कंसिस्टेंट में दो कंडीशन आती है, या तो यूनिक या इनफाइनाइटली। अब ये जो मेरी इक्वल रैंक आई थी अगर एन के इक्वल हो गई, एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई जेड जो हमें इक्वेशन में गिवन होते हैं, अगर उसके इक्वल आ गई तो यूनिक सोल्यूशन और उससे कम आ गई, लेस देन एन आ गई तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम होमोजीनियस के लिए पढ़ेंगे कि अगर मेरी जो इक्वेशंस हैं वो होमोजीनियस है तब हम किस तरीके से पता करेंगे कि जो यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। सबसे पहला टास्क, हमें पता है कि अगर मेरा जो सिस्टम है वो होमोजीनियस है यानी कि ax इज इक्वल टू 0 का फॉर्म बनेगा। अगर ax इज इक्वल टू 0 का फॉर्म बन रहा है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं, b है ही नहीं ना हमारे पास, सिर्फ a ही है। तो जो हमारा होमोजीनियस का केस होता है उसमें हमारा सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी कि जो रैंक a है वो नॉट इक्वल टू रैंक a b आएगी। यहाँ पर b है ही नहीं तो जो भी है रैंक a ही है। तो इसका मतलब अगर मेरी लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस है तो जो सिस्टम है वो हमेशा कंसिस्टेंट होगा, इसमें नो सोल्यूशन वाली कंडीशन आएगी ही नहीं, हमेशा सोल्यूशन मिलेगा, या तो यूनिक मिलेगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी मिलेगा। तो सबसे पहला टास्क है कि हम a की रैंक को फाइंड करेंगे इसमें। देखो जरा, अगर मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम है तो हमें क्या करना है, एक ही रैंक को फाइंड करना है। अब n तो इसको इसमें भी गिवन होंगे ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड की कितनों की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर मेरी एक ही रैंक n के इक्वल आ गई तो हमें मिल जाएगा यूनिक सोल्यूशन। अब होमोजीनियस के केस में हम यूनिक सोल्यूशन को बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ मिलेगा कहीं भी, ट्रिवियल सोल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा। और अगर ये रैंक मेरी आ जाती है लेस देन n तो मुझे मिलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अच्छा, इसके लिए कुछ वो है क्राइटेरिया जो आपको आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे। अगर मेरा यूनिक सोल्यूशन आता है तो उस सोल्यूशन में हर एक n नोन की वैल्यू 0 ही होगी, यानी एक्स वाई जेड जो भी आएगा उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, चाहे सॉल्व कर लेना और चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अगर मेरा यूनिक सोल्यूशन है यानी ट्रिवियल सोल्यूशन है तो जो मेरा ए मैट्रिक्स होगा वो मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी कि जो ए है दैट विल बी, उसका जो डिटर्मिनेंट है उसका नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और अगर मेरा इनफाइनाइट सोल्यूशन है यानी कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो जो मेरा ए है वो मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है, कि किस तरीके से हम सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझेंगे। पहले हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यूनिक का एग्जांपल करेंगे, इनफाइनाइटली मेनी का एग्जांपल करेंगे, देन आपका नो सोल्यूशन का एग्जांपल करेंगे। उसके बाद कुछ हमारे स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम होमोजीनियस के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ये जो मेथड बताए हैं शुरू की 3 वीडियोज में इंट्रोडक्शन की, उनको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपका रैंक पर, एक्लोन फॉर्म पर, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर, इन पर डिपेंड करता है। अगर ये आपके क्लियर नहीं है तो पीछे के वीडियो जरूर दोबारा से देखें और वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपना आगे का पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो भी इसमें आगे करवाया जाएगा बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से करवाया जाएगा एग्जाम्पल्स की हेल्प से। और ये चार्ट अच्छे से याद कर लो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, सब कुछ बहुत क्लियरली मेंशन है एक एक स्टेप डिटेल में, ठीक है। और इसको पढ़ लो अच्छे से। अगर ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन बहुत आराम से। देखो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या बोला, सॉल्व करो। साफ साफ दिख रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले तो पता करो इक्वेशंस हैं कैसी। इक्वेशंस हमारी है नॉन होमोजीनियस, है ना, बी कैसा है, नॉन जीरो यानी कि नॉन होमोजीनियस है। उसके बाद क्या बनाना है, ऑगमेंटेड ए बी बनाना है। ए के एलिमेंट्स को लिख लो, बी के एलिमेंट्स को लिख लो, डॉटेड लाइन से सेपरेट कर लो। अब इसके बाद इसकी रैंक निकालनी है, निकालो रैंक। कैसे करोगे, मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, 0, यहाँ 0 और यहाँ नॉन जीरो। अब इसको 1 बनाए बिना इनको 0 बनाने में प्रॉब्लम होगी मुझे, इसलिए मैं पहले इसको 1 बना रही हूँ। इसको 1 कैसे बना सकते हैं, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दो,
मिल गया 1। अब R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 4R1, R3 ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 15R1, ये इजीली 0 बन जाएंगे, बना लो इनको 0, ये बन गए 0 आराम से। ठीक है, अब ये नॉन जीरो, ये दोनों 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इस वाली एंट्री को नॉन जीरो रखना है, वो है ऑलरेडी, इसको 0 बनाना है। ये 1 बनाए बिना 0 बन जा रहा है ना आराम से। R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 3R2, तो ये 0 बन जाएगा। कर दो ऑपरेशन अप्लाई। देखो अब जब मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया तो मुझे लास्ट वाली पूरी की पूरी रो 0 मिल गई। चेक करो क्या है मेरी रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म है। डायगनल एंट्री, लीडिंग डायगनल ये बन रहा है ना, डायगनल एंट्री नॉन जीरो, उनके नीचे की एंट्री 0। जो 0 रो है वो नॉन जीरो रोज से नीचे आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब हम चेक करेंगे रैंक ए की और ए बी की। देखो जरा, इसको हाइड कर लो। ए की रैंक कितनी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी मिल रही है 2, तो रैंक ऑफ ए इज 2। अब इस पूरे के लिए बताओ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी मिल रही है 2, यानी रैंक ऑफ ए बी इज ऑल्सो 2। तो इन दोनों की रैंक इक्वल आ गई। अब क्योंकि ये दोनों रैंक इक्वल आ गई तो हमें इतना तो पता लग गया कि जो मेरा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब चेक करो एन कितना है, एन यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने गिवन है, एक्स वाई और जेड, 3 गिवन है ना। अब देखो यहाँ पे रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी तो आ गया, बट वो लेस देन एन आ रहा है, यानी कि 2 लेस देन 3। इसका मतलब द गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब तक तो हमें एक्स वाई जेड की एक वैल्यू मिल रही थी, अब हमें एक्स वाई जेड की एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब वो हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट सिस्टम बना लो इक्वेशन का। कैसे बनता है, जो मेरे पास ये एक्लॉन फॉर्म आई थी मैट्रिक्स की, इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लो। x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू -1, माइनस 6x प्लस 18y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे तो 0 है ना, तो ये x का कोफिशिएंट है, माइनस 6y प्लस 18z इज इक्वल टू 12। देखो जरा, अब देखो जब हम यूनिक सोल्यूशन निकाल रहे थे तब हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज किया था। जब भी इनफाइनाइटली मैनी का केस आएगा, फिक्स मेथड है ये, कुछ इसमें हिट एंड ट्रायल नहीं है। जो ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस आएंगी ना, ठीक है, तो जैसे y और z है यहाँ पर, तो इनमें से किसी एक वेरिएबल को k लेट कर लो। मैंने लेट कर लिया z इज इक्वल टू k। अब मेरा काम क्या है, मुझे x और y को और z को सभी को k के टर्म्स में लेकर आना है। z को मैंने k लेट किया और यहाँ पे पुट किया, तो मुझे y कितना मिल गया 3k माइनस 2। ठीक है, z और y की वैल्यू को जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो मुझे कितना मिल गया, x इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब है या तो x y z की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए या फिर मेरी किसी एक वेरिएबल k के टर्म्स में आ जाए। तो मेरा सोल्यूशन किस तरीके से लिखा जाएगा, देखो जरा, द रिक्वायर्ड सोल्यूशंस आर x इज इक्वल टू, x कितना आया था 1, y कितना आया था k, और z कितना आ गया k। अब क्या मैं k की जैसे जैसे अलग अलग वैल्यू रखूंगी मुझे अलग अलग वैल्यू मिलेगी x की। अगर x 1 रखा तो एक सोल्यूशन मिलेगा, 2 रखा तो नया सोल्यूशन मिलेगा, 3 रखा तो नया सोल्यूशन मिलेगा। तो क्या मुझे इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मिल गई। ये हमें करना है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट का केस आ जाए तो इक्विवेलेंट सिस्टम बनाओ, किसी एक वेरिएबल को k लेट करो और बाकी की सारी टर्म्स को उसके टर्म्स में लेकर आ जाओ, तो मुझे इनफाइनाइट सोल्यूशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, हमें पता है कि अगर मेरा जो बी मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है ना, अगर ये मेरा नॉन जीरो है तो ये इक्वेशंस मेरी कैसी होंगी, नॉन होमोजीनियस होंगी। तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशंस का हमें मैट्रिक्स नोटेशन लिख लेना है। ए हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, तो यहाँ आ गया 1। यहाँ y का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ आ गया 1। यहाँ z का कोफिशिएंट 1। इसी तरीके से 1 2 3 1 2 3 और ये 1 4 9। तो ये मेरा बन गया ए मैट्रिक्स, जो कि मेरा कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। x के अंदर क्या आता है, कॉलम मैट्रिक्स अननोन्स का। कितने अननोन्स हैं इक्वेशन में, x y z, 3 अननोन्स हैं। और b मेरा किसका मैट्रिक्स आ गया, कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स आ गया, यानी 3 4 6। अब चेक करो क्या ये जो b है ये नॉन जीरो है। क्योंकि ये जो b है ये नॉन जीरो है, इट मीन्स कि जो मेरी लीनियर इक्वेशंस गिवन है वो कैसी गिवन है, वो मेरी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x y z मेरे क्या होंगे, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को लिखना। ठीक है, लिखो जरा ऑगमेंटेड क्या होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये आ गया ए एंड बी रिटन साइड बाय साइड सेपरेटेड बाय दीज डॉटेड लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था, मुझे निकालना है ए और ए बी का रैंक। ये मेरा ए बी है ना और ये मेरा ए है। तो क्या करो, इस पूरे के पूरे ए बी पर एक्लॉन फॉर्म पूरी अप्लाई कर दो। एक्लॉन फॉर्म यानी कि इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स का डायगोनल क्या है 1 2 9, इनको नॉन जीरो करना है और ये जो नीचे की एंट्रीज है इनको जीरो बनाना है। उसके बाद हम देखेंगे कि रैंक कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट ऑलरेडी नॉन जीरो है, एक्लॉन फॉर्म बनाने का मतलब है मुझे इसको और इसको जीरो करना है। तो R2 पर ऑपरेशन लगा देते हैं R2 माइनस R1 और R3 पर ऑपरेशन लगा देते हैं R3 माइनस R1। देखो जरा मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, R1 एज इट इज और R2 और R3 पर हमने ऑपरेशन लगा दिया, तो ये मुझे मिल गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब मेरा ये सेकंड डायगोनल एंट्री नॉन जीरो है, इसको जीरो बनाना है, कैसे बनेगा, R3 माइनस 3R2 कर दो अप्लाई। ये पूरे ए बी पर हम अप्लाई कर रहे हैं, रैंक तो हम बाद में देखेंगे ए और ए बी की, पूरे के पूरे ए बी पर अप्लाई करो पहले। ए बी को हमें एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो जरा R3 माइनस 3R2 लगा दिया, ये आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब चेक करो क्या मेरी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो बन गई, बन गई। डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाले एलिमेंट जीरो बन गए, बन गए। और नीचे कोई जीरो रो है ही नहीं तो थर्ड स्टेप हटा दो, यानी कि ये मेरी रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म हो गई। रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म हो गई तो अब हम इससे निकालेंगे ए की रैंक और ए बी की रैंक। ठीक है, ए की रैंक कैसे निकलेगी, एक्लॉन फॉर्म है ना,
इसको अगर हम हाइड कर दे तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, ए। चेक करो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 3, यानी कि ए की रैंक कितनी आ गई, 3। अब ये है पूरा का पूरा ए बी, इसमें चेक कर लो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3, यानी कि ए की रैंक कितनी, 3, ए बी की रैंक कितनी, 3। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो मेरा सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। यही हमने पढ़ा था ना। सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि जो मेरी इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि बी नॉट इक्वल टू 0 था तो मेरी इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस आ गई। उसके बाद मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकाल ली, मेरी ये दोनों की दोनों रैंक इक्वल आ गई, यानी कि मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट है और जो इसका सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करने में दो कंडीशन है, या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। वो कैसे पता लगेगा, देखो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल इन ए गिवन इक्वेशन। अननोन वेरिएबल कितने थे, 3, x, y और z। तो n इज इक्वल टू 3 आ गया। तो क्या मेरा रैंक a इज इक्वल टू रैंक ए बी इज इक्वल टू n मिल गया, इज इक्वल टू 3। इट मीन्स hence the given system of non-homogeneous linear equation is consistent and has a unique solution। unique solution का मतलब है मैं जब इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे एक वैल्यू x की मिल जाएगी, एक वैल्यू y की मिल जाएगी और एक वैल्यू z की मिल जाएगी। तो अभी हमें ये पता लग गया कि मेरा जो सिस्टम था वो इक्वेशंस थी वो नॉन होमोजीनियस थी, सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट था और सोल्यूशन मेरा यूनिक होगा। अब वो सोल्यूशन भी तो निकाल के बताना पड़ेगा ना, उसने तो सॉल्व करने के लिए बोला है। अभी तो मैंने पता लगाया है कि होगा कैसे। अब आगे देखो कि हम पता कैसे लगाएंगे, फाइंड कैसे करेंगे इस यूनिक सोल्यूशन को। The matrix obtained after transforming augmented matrix into its echelon form। जब हमने augmented matrix को echelon form में कन्वर्ट किया था तो हमें ये वाला मैट्रिक्स मिला था, इसको लिख लो जरा। देखो ये होगा, जब augmented matrix को echelon में कन्वर्ट किया था तो ये मैट्रिक्स मिला था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a, ये a था ना और ये b था, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। ax इज इक्वल टू b। अब हमने सीखा था इक्वेशंस को सिस्टम में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या इस मैट्रिक्स नोटेशन से वापस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत में हमें सिस्टम से मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और जब हम यूनिक सोल्यूशन या अपना इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालेंगे तब हमें मैट्रिक्स को वापस से इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू दिस, इस रो की इसमें मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू दिस, इस रो की इसमें मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू दिस। तो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मुझे क्या मिल गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, यहाँ 1 1 1 है ना, यहाँ y प्लस 2z इज इक्वल टू 1 और 2z इज इक्वल टू 0। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का नाम सुना है। हम क्या करेंगे, अब इन इक्वेशंस को बैकवर्ड डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2z इज इक्वल टू 0, यहाँ से z कितना मिल गया, 0। इस z को जब यहाँ पुट करोगे इस इक्वेशन में तो y कितना मिल गया, 1, और y और z की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो x कितना मिल गया, 2। यानी कि मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी ना, वो मेरी आ गई 2 1 और 0। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या परफॉर्म किया है। बिल्कुल पैटर्न से चलना है, बिल्कुल सीक्वेंस से चलना है। सबसे पहले चेक करो इक्वेशंस कौन सी हैं, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है। फिर उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसके बाद उसकी रैंक निकालो। रैंक से पता लगेगा सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो उसके बाद हमें पता करना है यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। सब कुछ पता करने के बाद अब वो सोल्यूशन भी तो निकाल के देना पड़ेगा ना। सोल्यूशन निकाल के देने के लिए हमने क्या सीखा कि जो मेरा echelon फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद मैट्रिक्स आया है उससे मुझे हमारा इक्विवेलेंट सिस्टम जनरेट करना है, और इक्विवेलेंट सिस्टम को जनरेट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन करके मुझे वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में क्या बोला है। सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3। सबसे पहले तो चेक करो कि ये जो इक्वेशंस हैं ये आपकी इक्वेशंस होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हाँ मेरा b पूरा का पूरा नॉन जीरो है। b यानी कि राइट साइड में जो कॉन्स्टेंट्स है उनका मैट्रिक्स -3 -2 7 नॉन जीरो है, यानी कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क क्या है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता करना है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे पता लगता है, वो हमें पता लगेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक निकाल कर। तो सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे, यानी कि कॉन्स्टेंट्स कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, यानी कि 1 1 1 ये आ गया फर्स्ट रो, 3 1 -2 सेकेंड रो, 2 4 और 7 थर्ड रो, सेपरेटेड बाय डॉटेड लाइन, और इधर आ जाएगा b -3 -2 7। अब मुझे इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। रैंक निकालने के लिए क्या करना होगा, echelon फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। echelon फॉर्म डायगोनल एंट्री नॉन जीरो बनानी है और नीचे के एंट्रीज को जीरो बनाना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, echelon फॉर्म, ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पीछे के वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप पीछे के वीडियोस जाकर देख सकते हैं। डायगोनल एंट्री फर्स्ट नॉन जीरो है, ये नीचे की एंट्री जीरो बनाने के लिए R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 -3 R1, R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 -2 R1, ये एंट्रीज मेरी जीरो बन जाएंगी इन पूरी पूरी रोज पर। ये ऑपरेशन लगा दो, क्या रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गया, ये मिल गया। अब चेक करो, मुझे ये नॉन जीरो है, नेक्स्ट डायगोनल एंट्री, इसको जीरो बनाना है, तो इन दोनों रोज को बस ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल गया ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। चेक करो कि क्या मेरी लीडिंग डायगोनल एंट्रीज, क्या ये echelon फॉर्म बन गई है। अच्छा देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरी जो डायगोनल एंट्री है वो यहाँ पर जीरो है लेकिन यहाँ पर पूरी जीरो रो भी नहीं बन रही है। जब भी ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो लीडिंग डायगोनल एंट्री इधर की देख लो। ठीक है, इसे क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं। अब हम कॉलम ऑपरेशन लगाकर इसको इधर तो कर नहीं सकते, ना ही मैं इसको जीरो बना सकती हूँ किसी भी तरीके से, ये जीरो नहीं बन पाएगा ना। मेरी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 बन चुकी हैं, नीचे की एंट्रीज जीरो बन चुकी हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। यही मेरी रिक्वायर्ड echelon फॉर्म बन गई है। अब मुझे निकालनी है रैंक। ए की रैंक बताओ क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 1 और
2। ए बी की रैंक बताओ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 और 3, यानी कि जो मेरी ए की रैंक है वो 2 आ गई, ए बी की रैंक है वो 3 आ गई। इसका मतलब ए और ए बी की रैंक नॉट इक्वल आ गई। इट मीन्स द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट और इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज समझो कि अगर मेरी रैंक इक्वल आ जाती है तो मेरा इनकंसिस्टेंट होता क्यों है। देखो जरा, देखो ये मेरी क्या आई थी, एक्लॉन फॉर्म आई थी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। ठीक है, अगर इफ मेरा ये सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज करके चलो, तो हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। बनाओ जरा, क्या बनेगा? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3। ठीक है, -2y माइनस 5z इज इक्वल टू 7। और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? 0 इज इक्वल टू 20। क्या ये पॉसिबल है? कोई जीरो वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू के इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि ये तो सिस्टम ही मेरा इनकंसिस्टेंट हो गया और इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये जो कंडीशन समझाई है इसको बहुत अच्छे से समझ लेना कि जो सोल्यूशन है जब वो कंसिस्टेंट होता है तो यूनिक के लिए हम रैंक पे किस तरीके से कंडीशन लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? रैंक ए और रैंक ए बी मेरी इक्वल होनी चाहिए और इक्वल टू n होनी चाहिए, तब मुझे कैसा सोल्यूशन मिलता है? यूनिक। अगर रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी है बट लेस देन n है तो मुझे मिल जाता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। वहीं अगर मेरा रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक ए बी आ जाता है तो मुझे मिल जाता है नो सोल्यूशन। इन 3 कंडीशंस को अच्छे से रट लो। क्वेश्चंस इतने करवाए हैं और अभी होमवर्क के लिए भी जो क्वेश्चंस दूंगी उनको अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कंडीशंस अपने आप ही रट जाएंगी। लेकिन जो मेन टाइप का इसका क्वेश्चन आता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें नॉन होमोजीनियस के केस में ये भी आते हैं, पर उस टाइप का क्वेश्चन आने की हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है वो पॉसिबिलिटी हमारी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको ये तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं कि रैंक इक्वल है एन के, रैंक अब लेस देन इक्वल है तो कैसे सोल्यूशन मिलेगा, नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल होने में क्यों नो सोल्यूशन आता है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या कह रहा है? इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू डू दी system of equations x plus y plus z is equal to 6, x plus 2y plus 3z is equal to 10, x plus 2y plus lambda z is equal to mu have no solution, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये मुझे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया। ठीक है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है क्योंकि b यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है। अब मुझे बोला है कि लैम्डा और म्यू की कौन सी ऐसी वैल्यूज मैं लूँ कि मुझे सोल्यूशन मिले ही ना, यूनिक सोल्यूशन मिले, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले। तो ये चीज़ें निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ती है एंड देन उसकी हमें रैंक फाइंड करनी पड़ती है। उसी के बेसिस पर हम इन तीनों चीज़ों को पता करते हैं। देखो जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्रिएट कर लो। ए मैट्रिक्स ये रहा, बी ये रहा, दोनों को साथ में लिख लिया सेपरेटेड बाय डॉटेड लाइंस। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्लॉन फॉर्म यानी कि डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो और उसके नीचे की एंट्रीज जीरो। तो सबसे पहले मेरे को इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को जीरो बनाना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी नॉन जीरो है। तो मैंने R2 और R3 पर ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दिया तो मुझे ये दोनों एंट्रीज जीरो मिल गई। ठीक है, अब इसको जीरो बनाना पड़ेगा, ये तो नॉन जीरो है तो R3 माइनस R2 कर देते हैं। देखो R3 माइनस R2 अप्लाई करके क्या मैट्रिक्स मिलेगा? देखो जब हमने R2 माइनस R3 किया तो ये मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गया। अब देखो एक्लॉन फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी है। इसी स्टेप के बाद हम सिस्टम की कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी को चेक करते हैं रैंक के बेसिस पर एंड देन उसके बाद हम चेक करते हैं कि सोल्यूशन किस टाइप का मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा केस 1 आ गया, हमें चाहिए नो सोल्यूशन। वी नो दैट कि अगर मुझे सिस्टम का नो सोल्यूशन चाहिए तो मेरी रैंक ए और रैंक ए भी दोनों अनइक्वल आनी चाहिए, दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो कि ये जो मैट्रिक्स निकल के आया है एक्लॉन फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद, इसमें रैंक किस पर डिपेंड करेगी? फाइनल रो पर डिपेंड करेगी ना कि भाई ये अगर पूरी की पूरी जीरो हो गई तो रैंक 2 हो जाएगी, ये अगर दोनों के दोनों नॉन जीरो हुए तो रैंक 3 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली रैंक डिपेंड किस पर करेगी? इन दोनों पर करेगी। ये कुछ भी हो जाए इन पर रैंक डिपेंड करेगी, तो हमें इन पर कंडीशन लगानी है। अब इसको हाइड कर लो, ये हमने हाइड कर लिया। ठीक है, अब चेक करो कि ए की रैंक अगर यहाँ पर मेरी 2 हो तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर मेरा लैम्डा 3 हो गया यहाँ पर तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा थर्ड रो में। यहाँ देखो, ये तो हमने हाइड किया है ना, अभी हम ए की रैंक निकाल रहे हैं। ये यहाँ पर अगर लैम्डा इक्वल टू 3 हो गया तो ये पूरी की पूरी रो 0 हो गई तो रैंक कितनी मिल गई? 2। देखो जरा, अगर मेरा लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाए और लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो जाए तो ए की रैंक 2 हो जाएगी। अब चेक करो, अगर मेरा ये जो म्यू माइनस 10 है ये भी इक्वल टू 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी रो 0 हो गई, यानी ए बी की रैंक भी 2 आ जाएगी, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? दोनों की रैंक नॉट इक्वल आनी चाहिए। तो अगर इसकी रैंक मैंने 0 ली है तो इसकी रैंक मुझे क्या लेनी पड़ेगी? नॉट इक्वल टू 0 लेनी पड़ेगी। तब मुझे क्या मिलेगा? नो सोल्यूशन मिलेगा। देखो जरा इस चीज़ को, देखो अब इसमें देखो, यही था ना रिजल्टेंट। अब हम क्या करते हैं, हर एक कंडीशन को लगाकर देख लेते हैं कि भाई हम कहोगे कि आपने ये 0 और इसको नॉन जीरो क्यों किया, इसको नॉन जीरो और इसको 0 क्यों नहीं किया। अगर मैं इसको नॉन जीरो कर देती हूँ, यानी कि जो मेरा लैम्डा है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 ले लिया तो ये नॉन जीरो रहेगा। मुझे बताओ अगर ये वैल्यू नॉन जीरो होती है तो ए की रैंक कितनी आ जाएगी? ए की रैंक आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये वैल्यू अगर मेरी कितनी आ जाए? 0, यानी कि
म्यू इज इक्वल टू हो जाए 10, ये आ जाएगी मेरी 2। अब तुम कहोगे कि रैंक तो अभी भी इक्वल आ रही है, सॉरी 3। दोबारा से देखो अगर ये वैल्यू मेरी नॉन जीरो हो जाती है तो मेरी ए की रैंक कितनी आएगी, 1 2 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3। अगर मैं म्यू को 10 भी ले लेती हूँ, यानी कि इस एंट्री को 0 भी कर देती हूँ, तो ये जो पूरा का पूरा ए बी है इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी रहेंगी, 1 2 और 3। ये एलिमेंट तो नॉन जीरो है ना, तो ये तो रैंक इक्वल हो गई। इक्वल है तो मतलब नो सोल्यूशन तो नहीं मिला। नेक्स्ट केस देखो, अगर मैं लेती हूँ लैम्डा को भी 3 ले लेती हूँ और म्यू को 10 ले लेती हूँ, तो ये वैल्यू 0 हो गई। 3 - 3 0, 10 - 10 0। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ए में कितनी हो गई, 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ए बी में कितनी हो गई, 2। तो ये तो रैंक फिर से इक्वल आ गई। हमें तो अनइक्वल वाला केस चाहिए ना। अब एक और देखो, अगर मैं लेती हूँ लैम्डा इज इक्वल टू 3, यहाँ रैंक बताओ, 2 आ गई। म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, यानी कि ये नॉन जीरो, तो अब इस पूरे की रैंक कितनी आ गई, 3। इस केस में मेरी रैंक कैसी आ गई, अनइक्वल आ गई। इसका मतलब ये मेरा कौन सा केस बनेगा, नो सोल्यूशन का। लैम्डा म्यू की इन वैल्यूज के लिए मुझे नो सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा, इसमें रैंक इक्वल आ रही है और क्या ये वैल्यू लेस देन एन आ रही है, भाई 3 वेरिएबल्स है ना एक्स वाई जेड, रैंक लेस देन एन आ गई। इसका मतलब लैम्डा और म्यू की इस वैल्यू के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इस केस में एक चीज देखो, यहाँ पे रैंक तो इक्वल आ रही है, लेकिन अगर मैं म्यू को 10 लूं चाहे ना लूं, इधर देखो जरा, यहाँ पे मैंने लैम्डा को तो ले लिया नॉट इक्वल टू 3, तो मेरी ए की रैंक तो 3 हो गई। अब यहाँ चाहे मेरा 0 हो चाहे मेरा नॉन जीरो हो, मेरी रैंक तो ए बी की 3 ही रहेगी ना। यानी कि यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू ले लूँ, मेरी रैंक 3 ही रहेगी और ये इक्वल टू एन। तो यानी कि ये मेरा किसका केस बन गया, ये मेरा बन गया यूनिक सोल्यूशन का। समझ में आया, हमने लैम्डा की सारी वैल्यूज पुट करके देख ली। एक बार दोबारा से देख लो। देखो हमें क्या करना था, मैट्रिक्स गिवन था, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन था, हमें बताना था कि लैम्डा म्यू की कौन सी वैल्यूज के लिए हमें अलग अलग सोल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले हमने एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया। अब हमें दिख रहा है कि जो रैंक है वो इस पर डिपेंड करेगी कंप्लीटली, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लैम्डा -3 को नॉन जीरो रख दिया, तो इस ए की रैंक कितनी आ गई, 3 आ गई नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब इस म्यू को 10 रख दिया, तो मेरी ए बी की रैंक तो 3 ही रहेगी ना। इस पूरे ए बी में तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मेरी 3 ही है, रैंक इक्वल आ गई। बट मुझे तो नो सोल्यूशन के लिए कैसी चाहिए, अनइक्वल चाहिए। अब मैंने दोनों को 0 के इक्वल रख दिया, तो ये मेरी पूरी की पूरी रो 0 हो गई। ए की रैंक भी 2 आ गई, ए बी की रैंक भी 2 आ गई, बट ये मेरी लेस देन एन है, तो ये मेरा इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बन गया। अब अगर मैंने इसको तो इक्वल टू 3 रखा, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, 2। ये 0 हो जाएगा ना, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 बचेंगी। और इसको नॉट इक्वल टू 0 रख दिया, तो इसकी पूरी की रैंक 3। तो ये मेरा बन गया नो सोल्यूशन का केस। और यहाँ पर अगर मैं लैम्डा को नॉट इक्वल टू 3 रख रही हूँ, यानी कि इस रो में मुझे एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल चुका है। ए की रैंक इसने 3 कर दी, अब यहाँ म्यू की कुछ भी वैल्यू रख लो, मुझे ए बी की रैंक 3 ही मिलेगी, जो कि इक्वल टू एन है। तो ये मेरा यूनिक सोल्यूशन का केस बन गया। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो जरा आप उधर इसको प्रॉपर तरीके से किस तरीके से करेंगे। तो देखो नो सोल्यूशन के केस के लिए हमने क्या देखा था कि जब मैंने लैम्डा को इक्वल टू 3 रखा तो ए का रैंक 2 मिल गया, म्यू को नॉट इक्वल टू 10 रखा तो ए बी का रैंक 3 मिल गया, यानी कि रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक ए बी। इसका मतलब सिस्टम के नो सोल्यूशन होंगे। यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने क्या देखा कि मुझे यूनिक सोल्यूशन के लिए चाहिए ए और ए बी की रैंक इक्वल हो और वो इक्वल टू एन हो जाए। तो अब मुझे वो केस निकालना है जिसमें मेरी रैंक इक्वल टू 3 होगी। रैंक इक्वल टू 3 कब आ रही थी, जब मेरा लैम्डा -3 नॉट इक्वल टू 0 था, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 हो गया, यानी ए की रैंक 3 हो गई। म्यू की मैं कुछ भी वैल्यू रख लूँ, मुझे ए बी की रैंक 3 ही मिलेगी। तो रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी इज इक्वल टू एन। तो यानी कि मुझे लैम्डा म्यू की इन वैल्यूज के लिए सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इनफाइनाइट के केस में हमें क्या करना है। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए मेरी ए बी की रैंक इक्वल तो होनी चाहिए, लेकिन वो लेस देन एन होनी चाहिए। एन मेरा 3 है, रैंक हमने 3 रखी थी जब, तो मेरा यूनिक सोल्यूशन मिल चुका। एन से छोटी रैंक अब मुझे चाहिए। अब मेरी एन से छोटी रैंक कब मिलेगी, जब मेरा लैम्डा -3 इक्वल टू 0 हो जाए, म्यू -10 इक्वल टू 0 हो जाए, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो, म्यू इज इक्वल टू 10 हो। उस केस में मुझे लैम्डा रैंक ए और रैंक ए बी मिल जाएगी 2 विच इज लेस देन एन। इट मीन्स जो सिस्टम है वो मुझे इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फिक्स मेथड है। नो सोल्यूशन होगा तो रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक ए बी के लिए लैम्डा म्यू की वैल्यू बता दो। यूनिक सोल्यूशन है तो रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी इज इक्वल टू एन के लिए वैल्यू बता दो। और इनफाइनाइट है तो फाइनल वाली रो को 0 कर दो, लैम्डा और म्यू की इस तरीके से वैल्यू रो कि तुम्हारी एक रो पूरी की पूरी 0 हो जाए, तो रैंक 2 मिल जाएगी, दोनों की लेस देन एन मिल जाएगी, तो हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा। बस रटना मत, इस चीज को समझ के करना कि ये वैल्यू हम 0 कब कर रहे हैं, नॉन 0 कब ले रहे हैं, क्योंकि रैंक हमारी उसके अकॉर्डिंग निकल। अगर हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो होमोजीनियस हो तब हम सोल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे। देखो जरा फटाफट शुरू करते हैं। सोल्यूशन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको कुछ गिवन नहीं है, बस सॉल्व करना है। इक्वेशंस दिख रही हैं जिसमें हमारे अननोन्स कितने हैं, x1 x2 x3 और x4। ठीक है, पूरा का पूरा b 0 है,
एक भी नॉन जीरो नहीं है। इसका मतलब ये जो इक्वेशंस हैं ये कैसी इक्वेशंस हैं, ये मेरी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। और मुझे पता है कि होमोजीनियस के केस में भी जीरो होता है, होमोजीनियस के केस में सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंट होता ही नहीं है, क्योंकि हमारी रैंक नॉट इक्वल वाली कंडीशन कभी आएगी नहीं ना। जीरो इज नॉट इक्वल टू समथिंग नॉन जीरो बताया था ना कि हमारी इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन क्यों आती है। रैंक ए कभी भी नॉट इक्वल टू रैंक ए भी होगा ही नहीं, क्योंकि बी है ही नहीं हमारे पास, बी तो जीरो है। यानी कि हमें सिंपली क्या करना है, इसका हमें एक मैट्रिक्स बनाना है और इसका मैट्रिक्स बना के हम एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो जरा, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये निकल गया। अब इसको एक्लॉन फॉर्म में बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। ये एंट्री मेरी नॉन जीरो है, ये तीनों एंट्री जीरो बन जाएंगे R2 R3 R4 पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। एलिमेंट्री ऑपरेशन एक्लॉन फॉर्म हमने बहुत अच्छे से बहुत डीपली प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सारी एंट्री जीरो हो गई, अब ये नॉन जीरो है, इनको जीरो बनाना है तो R3 और R4 पर ऑपरेशन लगा दो। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा, देखो जरा, ये देखो ये मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गया। अब मुझे क्या करना है, ये एंट्री नॉन जीरो इसको जीरो बनाना है, यानी कि R4 माइनस R3 कर सकते हैं सिंपली। क्या ये मुझे मेरा रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म मिल गया, सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो मिल गई हैं, डायगोनल एंट्रीज के नीचे की एंट्रीज जीरो मिल गई हैं, जीरो रो कोई है ही नहीं, इट मींस इट इज द रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म। अब मेरा टास्क क्या है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की तो बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमें पता है सिस्टम है कंसिस्टेंट। अब मुझे चेक करना है कि जो ए की रैंक है वो अगर मेरे एन के इक्वल है तो मुझे ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा। यूनिक सोल्यूशन को ट्रिवियल बोलते हैं ना, होमोजीनियस में बताया था ना। और अगर मेरी लेस देन एन है तो मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। देखो जरा, ए की रैंक कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3 4, तो रैंक ए आ गया 4। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने गिवन थे, 4, x1 x2 x3 x4, तो इट मींस कि मेरा रैंक ए इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 4 आ गया। इट मींस कि जो गिवन सिस्टम है होमोजीनियस इक्वेशन का वो मुझे ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर मेरा ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है तो वो सोल्यूशन हमेशा जीरो होगा। जैसे यूनिक के केस में वहां पे तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता था ना, यहाँ पे होमोजीनियस के केस में अगर तुम्हें ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है तो वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, वो हमेशा जीरो मिलेगा। यानी x1 x2 x3 x4 सबकी वैल्यू जीरो है। चाहो तो चेक करके देख लो, वरना डायरेक्टली लिख सकते हो कि मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या है, x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिवियल का केस होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन ट्रिवियल का केस, कि अगर मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, और फिर उस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की हम वैल्यू को फाइंड किस तरीके से। एग्जांपल होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का, जब हमारी जो सोल्यूशन निकालना है किसका, जब हमें होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो देखो जरा, इस क्वेश्चन में 4 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। बी मुझे दिख रहा है, हर एक एलिमेंट जीरो है, इट मींस कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब क्योंकि 4 इक्वेशन गिवन है तो ये मतलब नहीं है कि हमारे पास 4 अननोन है। चेक करो, x है, y है, z है, 3 ही अननोन है, तो n की वैल्यू मेरी 3 ही रहने वाली है, ठीक है। हमें पता है होमोजीनियस के केस में इनकंसिस्टेंट का केस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो b क्योंकि b नहीं है हमारे पास, तो यहाँ हम डायरेक्टली a बनाएंगे। a को हम एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्लॉन फॉर्म यानी कि डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो, इसका डायगोनल क्या है 1 - 1 4, इसको नॉन जीरो बनाना है और उसके नीचे की एंट्रीज को जीरो बनाना है। ये ऑलरेडी 1 है, ये नीचे की एंट्री जीरो करने के लिए R2 R3 R4 पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा दो, तो ये मेरे बहुत आराम से जीरो हो जाएंगे। देखो रिजल्टेंट क्या मिल गया। अब ये मेरा नॉन जीरो है, चेक करो क्या इसको 1 बनाए बिना मेरे नीचे के एंट्री जीरो हो जाएंगे। मल्टीपल है ना, इसमें 14 का इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, तो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, ये देखो ये मिल गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब क्या ये मेरी रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म है, लीडिंग डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो, नीचे की एंट्रीज जीरो, जो भी मेरी जीरो रो हैं वो सबसे नीचे हैं, तो ये मेरी एक्लॉन फॉर्म है। अब रैंक चेक करो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2, यानी रैंक 2, एन कितना था 3, तो रैंक ए लेस देन एन आ गई। इट मींस इस सिस्टम के मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेंगे। द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, दैट इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब हमें पता है कि इस सिस्टम से इक्विवेलेंट इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। ये एक्स की कॉलम है, ये वाई की है और ये जेड की है, और इक्वल टू जीरो है, वो हम लिखते नहीं है बट है तो इक्वल टू जीरो ना। इक्विवेलेंट सिस्टम बना लो, क्या मिल गया, x + 3y + 2z इज इक्वल टू 0, -7y - z इज इक्वल टू 0। मेथड सेम है, y को k लेट कर लिया, किसी को भी लेट कर लो, y को z को, बस सारी की सारी वैल्यूज को k के टर्म्स में लाना है। इसमें पुट करोगे तो z कितना आ गया -7 के, y और z को इसमें पुट करोगे तो x कितना आ गया 11 के। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या मिल गया, x y z इज इक्वल टू दिस। अब k आर्बिट्ररी है, k की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे अलग अलग सोल्यूशन मिलता जाएगा। समझ में आया अच्छे से किस तरीके से हम ट्रिवियल सोल्यूशन निकालते हैं और किस तरीके से नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सिस्टम दे दिया, इट इज एविडेंट कि जो RHS में हमारे पास बी मैट्रिक्स बनेगा कॉन्स्टेंट्स का, वो पूरा का पूरा जीरो है, तो इट मींस ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। और क्वेश्चन में मेंशन भी है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल का मतलब ही ये है, अगर ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल मेंशन है इट मींस होमोजीनियस सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बनेंगे। इसके लिए रैंक की कंडीशन बताओ क्या होती है। अगर मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस चाहिए, इट मींस जो मेरा सिस्टम होगा उसमें जो रैंक ए होगी वो लेस देन एन आई होगी। एन कितना है यहाँ पर, एक्स वाई जेड यानी कि 3, यानी कि जो इसकी रैंक आई होगी वो रैंक कितनी आई होगी, वो 2 आई होगी या 1 आई होगी लेस देन 3 का। तो मतलब यही है, याद करो हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था कि अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसी कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करेंगे। देखो जरा कैसे,
फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, हमें पता है कि जो रैंक है वो लेस देन 3 होगी क्योंकि नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल है यानी कि सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होने का मतलब है जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम के की वैल्यू को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे भैया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा। गिवन इक्वेशन है एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट लिख लिए, मुझे पता है कि इसके लिए इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल रख देंगे। ये देखो ये डिटर्मिनेंट है, इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब देखो यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। बट अगर मैं इस तरीके से करती हूँ तो मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, और उससे फिर मेरे को के की वैल्यू फाइंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। तो जिससे मुझे डिफिकल्टी ना हो सॉल्व करने में और मैं ईजिली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, उसके लिए हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। इसी क्वेश्चन में हम सीखते हैं कि प्रॉपर्टीज कैसे यूज की जाती हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो जरा, देखो पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट नॉर्मली निकालना सीखा हुआ है, ठीक है, कि मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दूंगी, एक्सपेंड करने के बाद डिटर्मिनेंट आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए, जैसे हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ के वेरिएबल आ रहा है ना, तो प्रॉपर्टी क्या है कि हम सारे कॉलम्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी भी रो में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगा दिया कि मैंने C1 में क्या कर दिया, C1 + C2 + C3 कर दिया, यानी C1 को मैंने क्या लिख लिया, तीनों कॉलम्स का एडिशन, तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी भी कॉलम में या किसी भी एक रो में कुछ आइटम कॉमन आ रहा है तो हम उसको बाहर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पूरे में 6 आ रहा था तो यहाँ पूरे से मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 1 1 रह गया। यहाँ पूरे में से 2 आ रहा है, यहाँ से मैंने 2 बाहर ले लिया, यहाँ 1 1 1 लिख दिया। अब क्या इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कंपैरेटिवली इजी होगा इसका निकालने से। ये 2 × 6 एज इट इज लिखना, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना, जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा ना सॉल्व करके, वही सेम डिटर्मिनेंट इसका आएगा। चाहे तो करके देख लो। देखो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट मैंने कैलकुलेट किया, मेरा आ गया 0। इसका भी डिटर्मिनेंट जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे क्या मिल गया, 0। तो इट मीन्स कि ये दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ रहा है। बस मैंने 1-2 एक्स्ट्रा स्टेप्स को ऐड करके इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कर लिया। अब यहाँ ये इतना पता नहीं लग रहा है, उस क्वेश्चन में जब अप्लाई करोगे ना तब पता लगेगा कि इन प्रॉपर्टीज को यूज करने की जरूरत क्या पड़ी। देखो जरा अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है इसको। ये देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया, वो जो हमारे पास लास्ट जो हमारा मैट्रिक्स था उस पर मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, ऑपरेटिंग C1 + C2 + C3 ऑन C1, यानी कि मैंने तीनों के तीनों कॉलम्स को ऐड कर लिया और C1 पर ऑपरेट कर दिया। तो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिला, रिजल्टेंट मुझे ये मिल गया 3k - 2 3k - 2 3k - 2। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में कुछ कॉमन आ रहा होगा एलिमेंट, तो हम उसको बाहर मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। यहाँ पर 3k - 2 कॉमन आ रहा है, मैंने उसको बाहर मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब इधर देखो, यहाँ 1 1 1 हो गया और ये एंट्रीज एज इट इज लिखी गई। अब चेक करो, अगर मैं R2 पर ऑपरेशन लगा दूं R2 - R1, R3 पर ऑपरेशन लगा दूं R3 - R1, जो हमने एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से है, बिल्कुल वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। बस थोड़ा सा फर्क ये है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। वहां पर हम सिर्फ 2 रो या 2 कॉलम को ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ देखो हमने 3 को भी ऑपरेट कर दिया है ना। वहां पर क्या है कि या तो रो को करोगे या कॉलम को करोगे, कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, यहाँ चाहे रो को यूज कर लो चाहे कॉलम को यूज कर लो, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। हमें पता है जो स्टार्टिंग का मैट्रिक्स था और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा। कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स को परफॉर्म करके हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को ईजी बना रहे हैं। मेन इसको करने का रीजन ये है। तुम चाहो तो वहां जो मैट्रिक्स बन के आ रहा है डायरेक्टली उसको भी डिटर्मिनेंट लगाकर अप्लाई कर सकते हो, के की वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये स्टेप्स आते होंगे तो 2 स्टेप करके वहां पर एग्जाम में टाइम बच जाएगा, क्योंकि अब के देखना कितना आसानी से निकल के आएगा। मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखो अब क्या आ रहा है, ये रिजल्टेंट आ गया, ये 3k - 2, ये 0। अब चेक करो, अगर मैं फर्स्ट वाले कॉलम के अलॉन्ग, रो नहीं कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, डिटर्मिनेंट तो हम किसी भी रो किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं ना। मुझे दिख रहा है ये दोनों एंट्रीज तो 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग करूंगी तो बस इस एलिमेंट के अलॉन्ग जो भी वैल्यू आ जाएगी वही डिटर्मिनेंट है, लगा दो। यहाँ आ गया 3k - 2, ये 1 को जब करोगे तो क्या मिलेगा 1, 3k - 11 × 3k - 11 - 0, इसको इक्वल टू 0 रख दो, आ गई के की वैल्यू 2/3 11/3 11/3। उन 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स को करने से जो के की वैल्यू है वो बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो गई है। यहीं अगर हम फर्स्ट स्टेप पे यानी कि इस वाले स्टेप पे अगर हम कैलकुलेट करने बैठ जाते ना, कर तो लेते, एक्स्ट्रा टाइम लगता, गलती होने के चांसेस ज्यादा होते, फंसने के चांसेस ज्यादा होते। और अभी आगे क्वेश्चंस पर पहुंचो जरा, क्वेश्चंस इतने लेंदी ईजी होते हैं, नो डाउट, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट पेपर में जो क्वेश्चंस है ना, जो आपके टॉपिक्स हैं वो लेंदी होते हैं। हमें क्या करना है, हमें टाइम बचाना है। जहां मुझे पता है 2 स्टेप करके मैं अपना टाइम बचा सकती हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा स्टेप्स क्यों ही करने हैं। तो हम वहां पे इन छोटे छोटे ट्रिक्स का यूज करेंगे जिससे मेरा टाइम बच जाए और जिन क्वेश्चंस में एक्चुअली में टाइम देने की जरूरत है हम उसमें टाइम दे पाए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का कल एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर।
ठीक है, आपका जो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इतना ही है। मेन इसमें है लीनियर इक्वेशन पता करो कैसी है, सिस्टम पता करो, सोल्यूशन पता करो, वैल्यूज निकालो, ठीक है, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और आई होप जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ उसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। अभी तक हमने इनवर्स निकालना सीख लिया है, रैंक निकालना सीख लिया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखे हैं, सोल्यूशन निकालना सीखा है अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, सब कुछ बहुत डीप में, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, सॉल्व एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया है। अब इसी तरीके से हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे जो कि है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से बस इतना समझो, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर मेरे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरी होती है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है मेरा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल पे जो भी एंट्री हो उसका सम ट्रेस होगा। डिटर्मिनेंट हमें आता ही है, लैम्डा हमारी होती है आइगन वैल्यू। इस टॉपिक को हम डिटेल में कि आइगन वैल्यू क्या होती है हम जब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझ लो, ठीक है। अगर मेरे पास हो 3x3 का कोई मैट्रिक्स, उसके लिए मेरी डायरेक्ट इक्वेशन क्या है? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ को फैक्टर ऑफ डायगोनल इनटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। रटना नहीं है, समझना है, याद मैं करवाऊंगी। 2x2 के लिए सबसे पहले तो देखो 2x2 है तो स्क्वायर से इक्वेशन शुरू होगी, ठीक है, और एक एक पावर कम होते जाएगी। कैसे? लैम्डा स्क्वायर से शुरू हो रहा है, फिर लैम्डा की पावर 1 आ रही है, फिर लैम्डा की पावर 0 यानी 1। तो 2x2 में लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और फिर 0 लैम्डा की पावर, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा, लैम्डा के साथ ट्रेस आएगा और डिटर्मिनेंट के साथ कभी लैम्डा नहीं आएगा। साइन प्लस माइनस प्लस, सिंपल। 3x3 पर आओ, क्योंकि 3x3 है तो लैम्डा क्यूब से शुरू होगा, फिर लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा और फिर लैम्डा की पावर 0 यानी कि 1। सबसे पहले लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा, लैम्डा स्क्वायर के साथ ट्रेस होगा। अब क्योंकि मेरे पास एक और लैम्डा है तो मुझे यहाँ भी कुछ कोफिशिएंट चाहिए। डिटर्मिनेंट मैंने बताया डिटर्मिनेंट के साथ कभी लैम्डा आएगा नहीं, तो यहाँ हमने एक टर्म जोड़ दी, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल। साइन प्लस माइनस प्लस माइनस, सिंपल है, कुछ नहीं रटना है इसमें। हम इतनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, इतनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने वाले हैं आगे क्वेश्चंस में कि ये फॉर्मूला अपने आप ही रट जाएगा, और नहीं रटे तो रटना पड़ेगा, बिकॉज कोई चॉइस नहीं है दूसरा। ये इतना यूज होता है, इतना इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन है उसकी स्टार्टिंग है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। क्यों? साइन कन्वेंशन में गलती, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डायरेक्ट वैल्यूज लिख देना, बेड़ा गर, क्वेश्चन गलत। स्टार्टिंग की गलती कर दी, पूरे के पूरे जो आपके स्टेप वाइज मार्क्स का स्कोप था सब खत्म कर दिया, कुछ नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने सही बना ली तो हमने फतेह जीत लिया, हमारा आधा काम तो हो ही गया, आधे रास्ते हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद कुछ नहीं बचता है, एक बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सही बन जाए बस, फिर तो हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। देखो अब जरा एग्जांपल के थ्रू देखो, ये मुझे मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 का है ना। मुझे क्या बनानी है? मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले तो मुझे जो जो कोफिशिएंट में वैल्यूज चाहिए ना, मैं उनको कैलकुलेट करती हूँ। ट्रेस चाहिए, ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 प्लस 4 और प्लस माइनस, माइनस तो माइनस 4, 4 माइनस 4 0, कितना मिल गया? ये 1। नेक्स्ट, अब सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल क्या होता है? इसको एक बार ध्यान से समझ लो, कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, बस वही है। होगा क्या? d1 d2 d3, कुछ डायगोनल का है, जब यहाँ पर डायगोनल मेंशन कर रखा है, कुछ तो डायगोनल का करना है। करना क्या है? सबसे पहले पहली डायगोनल एंट्री उठाओ। डायगोनल एंट्री पहली क्या है? 1। अब इस 1 वाली रो को और 1 वाले कॉलम को छोड़ दो, जो भी मैट्रिक्स बच रहा है उसको लिख लो। 4 6 2 माइनस 4, यही बच रहा है ना, प्लस ये जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी ना, मुझे पता है हमने पढ़ा था, इसको माइनर बोलते हैं, पर इस टर्म को हम क्योंकि डायगोनल का निकाल रहे हैं इसको हम कोफैक्टर बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल बोला जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। प्लस सेकंड डायगोनल एंट्री क्या है? 4। इस 4 वाले कॉलम को छुपा लो, 4 वाली रो को हाइड कर लो, सॉरी 4 वाले कॉलम को और 4 वाली रो को इसको हटा दो। क्या मैट्रिक्स बच रहा है? 1 3 0 माइनस 4 लिख लिया। d3 यानी थर्ड एलिमेंट। अब इस वाले कॉलम और इस वाली रो को हटा दो, क्या मैट्रिक्स बच गया? 1 2 2 4 यानी कि ये। अब सिंपली ये 2x2 के डिटर्मिनेंट्स हैं, ये तो हमने बचपन में सीख लिए थे, अब बेसिक्स में पढ़ा था, ये तो आराम से सॉल्व कर ही लोगे। बस इनको कैलकुलेट करो। एक और सजेशन मैं दूंगी, ये जब भी सॉल्व करो हमेशा प्रॉपर ऐसे बना के करो, कभी भी डायरेक्टली नहीं कि चलो ये इधर क्रॉस कर लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। होता क्या है, हम साइन में गड़बड़ कर देते हैं, और यहाँ ये साइन अगर गड़बड़ कर दिया तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गलत हो जाती है, फिर हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे ये वैल्यू मिल गई, ये आ गया मेरा सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल। उसके बाद डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट तो हमें आता ही है 3x3 का, फर्स्ट रो के अलॉन्ग मैंने एक्सपेंड करके वैल्यू सॉल्व कर ली, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब ये जितनी भी वैल्यू आई है इनको उठाकर इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन मेरी थी लैम्डा क्यूब, तो लैम्डा क्यूब एज इट इज, माइनस माइनस एज इट इज। ट्रेस की वैल्यू मेरी आई थी 1, तो 1 एज इट इज, 1 का 1 तो लैम्डा स्क्वायर, प्लस एज इट इज सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल मेरा आया था -32, तो यहाँ आ जाएगा -32 इंटू लैम्डा, डिटर्मिनेंट 0 था तो 0 इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ आया? 2x2 का देखो अब जरा, एक सबसे पहले ट्रेस चाहिए,
1 माइनस 2 यानी कि -1, डिटर्मिनेंट -2 -6 यानी कि -8, इक्वेशन में पुट कर दो लैम्डा स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस, ट्रेस कितना आया -1 यानी माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस लैम्डा, और डिटर्मिनेंट आया है -8। ये आ गई मेरी 2x2 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ आया? कुछ नहीं करना है, ट्रेस निकालना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल निकालना आना चाहिए। अब आ जाओ फटाफट जरा, फटाफट एग्जांपल करते जाते हैं, फटाफट प्रैक्टिस करेंगे, इसके फटाफट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में परफेक्ट हो जाएंगे। मैट्रिक्स ट्रेस 1 + 5 + 1 यानी 7, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल एंट्री छोड़ दो, क्या क्या बचा 5 1 1 1 लिख लिया, प्लस सेकंड डायगोनल एंट्री 5, ये कॉलम छोड़ दो ये रो छोड़ दो 1 3 3 1 लिख लिया, प्लस थर्ड डायगोनल एंट्री 1, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, क्या बचा 1 1 1 5 लिख लिया। फटाफट इनका डिटर्मिनेंट निकालो, ऐड करो, ये आ गया 0। डिटर्मिनेंट तो हमें बहुत अच्छे से आता है, फर्स्ट रो के लॉन्ग मैंने एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया, कर लेना इसको, इतना तो कर लोगे अब, है ना। डिटर्मिनेंट तो आगे निकालना, प्रैक्टिस भी तो तभी होगी जब खुद से करोगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा, ये 0 आ गया था ना, तो लैम्डा का कोफिशिएंट, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, यानी कि माइनस माइनस प्लस 36 = 0। ये यहाँ पर करेक्ट कर लेना, हमारा जो सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल है वो 0 आया है, यानी कि लैम्डा का कोफिशिएंट 0 होगा, ठीक है। ये लैम्डा स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। एक और एग्जांपल देखो, 3x3 का मैट्रिक्स है, ट्रेस कितना आ गया 2 + 1 + -4 = -1, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल एंट्री 2, एलिमेंट्स क्या बचे 1 3 2 -4, प्लस सेकंड डायगोनल एंट्री 1, एलिमेंट्स क्या बचे 2 1 -5 -4, प्लस थर्ड डायगोनल एंट्री -4, एलिमेंट्स क्या बचे 2 -3 3 1। डिटर्मिनेंट निकालो, सॉल्व करो, वैल्यू निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, देन उसके बाद हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, इधर -2 लैम्डा, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो ये आ गई रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एक और देखो क्या कह रहा है, अगेन 3x3 का मैट्रिक्स है, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 इज द ट्रेस, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल एंट्री 2, ये कॉलम छोड़ दो ये रो छोड़ दो, ये मैट्रिक्स बच गया। सेकंड डायगोनल एंट्री भी 2, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, बचा हुआ मैट्रिक्स लिख लो। थर्ड डायगोनल एंट्री 2, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, बचा हुआ मैट्रिक्स लिख लो। तो मुझे क्या मिल गया 9, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लिया 4, यानी कि रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा, और इधर -4 = 0। देखो ऐसे बस ध्यान रखो, इधर लैम्डा क्यूब चाहिए मुझे, फिर लैम्डा स्क्वायर चाहिए, फिर लैम्डा चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए, जो कोफिशिएंट 0 आ रहा हो वो पूरी टर्म 0 कर दो, साइन प्लस माइनस प्लस माइनस। उसके अलावा अब जैसे पीछे क्वेश्चन में माइनस आ गया कहीं पे, तो माइनस माइनस प्लस, वो तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, वो तो बेसिक कैलकुलेशन है। एक और एग्जाम्पल देखो अगेन देखो 3x3 के इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यही यूज होगा, 2x2 तो प्रैक्टिस के लिए है, मेन जो हमें यूज करना है ना, यही सेम सारे मैट्रिसेस आ गए, अभी यही हमें बार बार यूज करना है, इसलिए इनकी मैंने एक बार में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बता दी है प्रैक्टिस, इन्हीं को हम दोबारा से आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, तो तुम्हें अच्छे से आता होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल कैसे रहे हैं, यही मैट्रिक्स यूज होंगे, ठीक है। जो मैट्रिक्स में आगे क्वेश्चन में यूज करने वाली हूँ, मैंने उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलवा दी, जिससे प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ट्रेस 2 + 3 + 4 9, ठीक है। देन सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल अब निकाल लोगे, डायगोनल एंट्री 2, बचा हुआ मैट्रिक्स लिख लिया, देन 3 बचा हुआ लिख लिया, देन 4 बचा हुआ, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया, आ गया इधर डिटर्मिनेंट, तो इक्वेशन कितनी आ गई लैम्डा क्यूब -9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 15 लैम्डा -7, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, अभी देखो सेम काम करना है, सेम वही है, डायगोनल एंट्री 2 3 2, एडिशन कर लो, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल, पहले 2 के लिए फिर 3 के लिए फिर 2 के लिए, तीनों के लिख लिए, सॉल्व कर लिया, वैल्यू आ गई। डिटर्मिनेंट फर्स्ट डायगोनल के लॉन्ग एक्सपेंड, सॉरी फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। ये मेरी पहले तो कैले हैमिल्टन थ्योरम है क्या, छोटी सी एक लाइन की स्टेटमेंट है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या कह रहा है, हर एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जिसमें रो और कॉलम का नंबर इक्वल हो, वो अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो जरा, सबसे पहले मैंने एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया, मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब निकालनी आती है ना, बोलना नहीं सिखाया नहीं, ये 1 ये -1 तो ट्रेस 0, डिटर्मिनेंट -1 -4 -5, लैम्डा स्क्वायर -5 = 0। क्या ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसकी? बिल्कुल है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कह रही है कि अभी 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना A, ये अपनी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अगर मैं लैम्डा की जगह पे A रख दूं और फिर इसको सॉल्व करूं तो LHS = RHS मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम A² - 5i = 0। अब ये i कहां से आ गया, हमारे पास तो 5 था। देखो यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो लैम्डा स्क्वायर -5 = 0, लैम्डा स्क्वायर = 5, लैम्डा = ±√5 मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है। यहां जैसे ही मैंने कैले हैमिल्टन लगाई तो ये A आ गया। A कैसा है, 2x2 का मैट्रिक्स है। मैंने बेसिक्स में पढ़ा है कि अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो वो मैट्रिक्स के साथ ही किया जा सकता है, मैं इसे किसी स्केलर के साथ नहीं कर सकती कि यहाँ तो 2x2 का मैट्रिक्स है, इसमें से 5 माइनस कर दिया, इसमें से 10 माइनस कर दिया, तो जिससे ये 5 मेरा एक मैट्रिक्स बन जाए, इसलिए मैं सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर ये A 2x2 का है तो ये I 2x2 का हो जाएगा, अगर ये A 3x3 का बन रहा होगा तो ये 3x3 का हो जाएगा। देखो जरा कैसे, LHS को सॉल्व करते हैं, हमें चेक करना है ना सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। A²
-5, क्योंकि ए 2x2 था तो यहाँ पर भी मैंने 2x2 ले लिया, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया, -5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये मुझे 0 मिल गया। LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स था A 2x2 ऑर्डर का, इसने अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। लैम्डा की जगह पे जब मैंने A रखा और मैंने देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं, तो वो आ गया। इट मीन्स इट सेटिस्फाइज द कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। समझ में आया ये? अब इसकी मेन क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जरा क्वेश्चन आता किस तरीके से है। देखो देखो मैथ्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रैक्टिस और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि होता क्या है हम जल्दबाजी में ना रट के जाते हो, तुम लोग क्वेश्चन समझ के तो करते नहीं हो, तो जाओगे वहां पर बस कैले हैमिल्टन पढ़ोगे और बस वेरीफाई करना शुरू कर दोगे, या जो गिनी चुनी चीजें पढ़ी हैं खुद ही करना शुरू कर दोगे। क्वेश्चन को बहुत पेशेंटली बहुत ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा गया है। पेपर लेंदी हो जाता है, तो जितना पूछा गया है हमें उतना ही करके आना है, ये बिल्कुल मत सोचना एक्स्ट्रा करके आओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। जो पूछा है उतना करके आओ, फालतू करो मत, जिससे कि हम और क्वेश्चन को भी टाइम दे सके। यहाँ क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए, पहला पार्ट। Hence compute A inverse, दूसरा पार्ट। Also evaluate a to the power 6 minus 6a to the power 5 plus 9a to the power 4 minus 2a cube minus 12a square plus 23a minus 9i। इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में 3 चीजें सॉल्व करने के लिए बोली। सबसे पहले बोला है वेरीफाई करो, फिर बोला है ए इनवर्स निकालो, फिर ये समथिंग इक्वेशन दी हुई है, इसको मैंने बी लेट कर लिया, इसकी वैल्यू बताओ। सबसे पहली चीज वेरीफाई करने के लिए बोला है। जब भी वेरीफाई करने के लिए बोले इट मींस मुझे कुछ LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है, कुछ शो करके दिखाना है मुझे क्वेश्चन में। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब मुझे इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें मैं लैम्डा की जगह पर ए पुट करूंगी, फिर मैं LHS इज इक्वल टू RHS रख के देखूंगी, तो अगर वो इक्वल आ गया, वेरीफाई का मतलब है इक्वल आएगा ही, तुम्हें चेक करके दिखाना है, हमने तुम्हें जो दिया है वेरीफाई शो, इसका मतलब ये होता है। अगर बोल रहे चेक करो, चेक करने का मतलब है इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वेरीफाई का मतलब है इक्वल आएगा ही, ठीक है। आगे बोले ए इनवर्स को कंप्यूट करो। देखो मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर ए इनवर्स ना तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालोगे, ना ही अपना जो एडजॉइंट वाला मेथड है उससे निकालोगे। अगर क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर दिया हुआ है, इसका मतलब है इसको सॉल्व करके जो भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा, या इसका कुछ ना कुछ यूज करके ही तुम्हें इस ए इनवर्स को निकालना है। ऐसे नहीं अपने फॉर्मूला से निकाल देना है और फिर इसी का कुछ यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। हम A6 A5 A4 ये सब नहीं निकालेंगे बैठकर। अभी क्वेश्चन को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला पार्ट हम करेंगे वेरीफाई करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम को। देखो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे जो हमने बहुत अच्छे से अब सीख लिया है। सबसे पहले ट्रेस निकलेगा 2 + 2 + 2 यानी कि 6, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल यानी कि 2 का कॉलम और 2 का रो छोड़ दो, क्या मैट्रिक्स बचा 2 - 1 - 1 2 प्लस सेकंड डायगोनल एंट्री, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स लिख लो, प्लस थर्ड डायगोनल एंट्री, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, बचे हुए एंट्रीज लिख लो। लिख लिए? अभी डिटर्मिनेंट्स हैं 2 × 2 के, इनको सॉल्व कर लो, तो मुझे मिल गया 9। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके निकाल लोगे, ये डिटर्मिनेंट आ गया। ये आ गई मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, λ³ - 6 λ² + 9 λ - 4। अब मुझे बोला है चेक वेरीफाई करो कि क्या ये कैले हैमिल्टन थ्योरम, सॉरी वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई करो कि ये कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इस लैम्डा की जगह हम ए को पुट करेंगे, फिर LHS इज इक्वल टू RHS को सॉल्व करेंगे। देखो जरा, टू वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम वी शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसमें मुझे क्या क्या चाहिए? आई चाहिए। अब देखो ये A³ A² A जितने ऑर्डर के होंगे ये आई उतने ही ऑर्डर का ले लेना। A मेरा 3 × 3 है, A² और A³ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। A² यानी कि A × A सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद A³ यानी कि A² × A में A का मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ गई। अब LHS को सॉल्व करो, क्या रखा मैंने? A³ -6A² + 9A, ये 3 × 3 के है ना, तो मैंने आई को भी 3 × 3 ले लिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या मिल गया? ये मुझे 0 मिल गया। इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS एंड इट मींस कि मेरा जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है वो वेरीफाई हो चुका है। देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिल गई थी, है ना। अब हमें क्या उठाना है? हमें वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उठानी है जो कि ए सेटिस्फाई कर रहा है। हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम से प्रूव कर दिया है कि ये जो ए है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी इक्वेशन को उठा लो, उठा लिया। नेक्स्ट क्या करना है? LHS और RHS ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पहले मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि A इनवर्स A³ -6A इनवर्स A² + 9A इनवर्स A - 4A इनवर्स I इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये छोटी बेसिक टर्म्स हमने पहले भी पढ़ी थी। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे I मिल जाएगा। I में A इनवर्स की करोगे A इनवर्स मिलेगा, I में A की करोगे A मिलेगा। बस इन्हीं को यहाँ यूज करना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ A इनवर्स × A²? बिल्कुल। क्या मैं यहां ऐसे लिख सकती हूँ A इनवर्स × A? बिल्कुल। और बाकी क्या एज इट इज, तो यहां मुझे क्या मिल गया? A इनवर्स × AI और ये A² -6 A इनवर्स × A इज I A + 9I - 4A इनवर्स इज इक्वल टू 0। देखो अब जरा, A² -6A + 9I - 4A इनवर्स, क्या हम यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको इधर लेकर आ जाओ, 4 से डिवाइड कर दो, तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 A² -6A + 9I। जब हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूफ किया था तो A² की वैल्यू निकाली थी, उठाकर वैल्यूज को पुट कर दो। हम क्या करेंगे? इस A² -6A + 9I की वैल्यू निकाल लेंगे। ये A² -6A + 9I, इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी सॉल्व करके। ये देखो, ये इसकी वैल्यू आ गई।
डिवाइडेड बाय 4 था तो अंदर डिवाइड करके लिखने की जरूरत नहीं है, बस बाहर लिख दो 1/4 इंटू दिस मैट्रिक्स, तो ये मुझे मिल गया ए इनवर्स। ये करना है, कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके ए इनवर्स निकालना है। हमने इसमें कैले कैसे यूज करी, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए ने सेटिस्फाई करी वो कैले की हेल्प से यूज करी, उसी इक्वेशन में हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स निकाला है। ना ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ना ही हमने एडजॉइंट का फॉर्मूला लगाया। अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो अपने एडजॉइंट के फॉर्मूला से तुम अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है इस इक्वेशन की वैल्यू को निकालना है। इट इज ऑब्वियस कि हम बैठकर ए टू द पावर 3 तक तो चलो निकाल लेंगे, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 6 निकाल रहे हैं, फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं, इतना लेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट क्या है देखो जरा, हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0, इसको मैंने लेट कर लिया पी। अच्छा, एक बचपन में डिविडेंड डिवाइजर का रूल पढ़ा होगा, उसको भी यूज कर लेते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जिसे मुझे सॉल्व करना है, मैं इसको इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगी, इससे डिवाइड कर दूंगी, तो ये मेरा डिविडेंड हो गया यानी कि बी, ये पी मेरा डिवाइजर हो जाएगा, कुछ एक क्वेश्चन मिलेगा, कुछ एक रिमाइंडर मिलेगा। मुझे पता है इस पी की वैल्यू 0 है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0 होता है ना, तो क्या मुझे ये पूरी की पूरी टर्म 0 मिल जाएगी चाहे मुझे क्वेश्चन कुछ भी मिल जाए? तो अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके इक्वल आ जाएगी, तो मेरा क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। दैट इज व्हेन वी डिवाइड बी बाय पी, यानी कि इस गिवन इक्वेशन को जब हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें b इज इक्वल टू आर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि p तो 0 है, p कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब डिवाइड आता है नहीं आता तो कोई नहीं, हम सिखा देंगे। देखो डिवीजन किस तरीके से करेंगे, देखो फटाफट से। ये हमारी इक्वेशन थी जिसकी वैल्यू निकालनी है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। मैंने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड किस तरीके से करते हैं इसमें, यहाँ ए टू द पावर 6 है तो मुझे किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करनी है कि यहाँ मुझे ए टू द पावर 6 ही मिले सबसे पहले, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट करनी होती है। यहाँ ए टू द पावर 3 है, यहाँ ए टू द पावर 6 है, तो मैं ए टू द पावर 3 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि ए टू द पावर 6 मिल जाए, ए टू द पावर 3, तो ए टू द पावर 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर लिख लो ए टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 3 इज ए टू द पावर 6 माइनस 6। देखो बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करना है, 3 3 9 और 3 2 6 मत करना, ये बेसिक एक्सपोनेंट के रूल आते होंगे ना। बेस सेम है ए तो ये पावर ऐड हो रही है, 3 + 3 6 माइनस 6 ऐड इज दिस बेस ए पावर 3 + 2 इज 5 प्लस 9 ए टू द पावर 3 + 1 इज 4 देन माइनस 4 ए टू द पावर 3। उसके बाद हम साइन को चेंज करेंगे, माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। प्लस का 4a क्यूब माइनस का 2a क्यूब, क्या बच गया 2a क्यूब। अब बची हुई इक्वेशन को एज इट इज लिख लो। अब ये मेरी फर्स्ट टर्म बन चुकी है, यानी कि अब मुझे किसी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर 2a क्यूब मिले। a क्यूब ऑलरेडी है, यानी कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 18a माइनस 8i। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ मुझे क्या मिल गया, 5a माइनस i। दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज योर रिमाइंडर। हमने डिविडेंड डिवाइजर रूल से क्या पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज द इक्वेशन बी जो लेंदी सी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी है। डिवाइजर इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्यू इज द क्वेश्चन, आर इज द रिमाइंडर। हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये पूरा टर्म 0 मिल गया। इट मींस b इज इक्वल टू r, इट मींस b इज डायरेक्टली इक्वल टू 5a माइनस i। यानी कि अब मुझे इस पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इस 5a माइनस i की वैल्यू निकालनी है, विच इज 5। दिस इज द a मैट्रिक्स माइनस i। तो मुझे b की वैल्यू क्या मिल गई, ये मुझे b की वैल्यू मिल गई। एक डिवीजन की मेहनत करनी पड़ी और मेरी इतनी लेंथी कैलकुलेशन बच गई। डिवीजन बहुत इजी आती है, अगर डिवीजन कॉम्प्लिकेटेड जा रही है ना, मैं ये भी बता दूं, ये डिवीजन 3 4 मैक्सिमम चलो 6 7 स्टेप की भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ कभी भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है इट मींस तुमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में गड़बड़ करी है। अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जाके चेक करना, अगर ये इजीली सॉल्व नहीं हो रहा है तो बहुत स्मूथली डिवाइड होता है। ठीक है, आई होप आपको ये कैले हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके हम इन्वर्स निकालते हैं, गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं, वेरीफाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो क्वेश्चन में पूछा जाए उतना बताओ, उसके बाद आगे बढ़ो। आई होप आपको आज का ये पूरा सीरीज वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे रिमेनिंग टॉपिक यानी कि कॉम्प्लेक्स और आइगन वैल्यू। तब तक के लिए थैंक यू।